तो आज हम चैप्टर जो शुरू करेंगे उसका नाम है रियल नंबर्स। और ये शुरू शुरू में जैसा सबको देते हैं कि हलवा परोसते हैं ना, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपके सामने हलवा परोसेंगे एकदम सीधा सा सिंपल सा, कि बच्चे को लगे कि कुछ नहीं है, चलो ठीक है। फिर जैसे अंदर जाओगे फिर मजा आता है, फिर बना बनाया नहीं मिलता हलवा, फिर हमें बनाना पड़ता है ना। तो ये है रियल नंबर्स। तो इसमें हम पहले थोड़े बहुत नंबरों की बात कर लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं, कैसे देखते हैं। बाकी फिर जो इसके अंदर जो चीज़ें आएगी वो है, सबसे पहले आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, ठीक है, पहला टॉपिक। बाकी चीज़ें एलसीएम एचसीएफ है जो आपको आता ही है, वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। उसके बाद फिर जो सेकंड एक्सरसाइज चालू हो जाएगी, उसका अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हम पहली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स तो भाई जैसे नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और नेचर का मतलब प्रकृति। अब प्रकृति में किसी ने देखा कि वहां पर एक भैंस खड़ी है, किसी ने देखा एक गधा खड़ा है, अपने अपनी दृष्टि है देखने की, अपना अपना दृष्टिकोण है, ठीक है। किसी ने देखा एक, अब जो है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसको लोग क्यों गिनेंगे, क्यों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरू शुरू में डिस्कशन किया नहीं किसी ने, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक भैंस खड़ी है, तो उन्होंने उसको नाम दिया एक। दो भैंसें खड़ी है, दो, तीन। तो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहां से होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। इनको डिनोट करते हैं हम एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो ये शुरू होते हैं 1 2 3 4 एंड मेनी मेनी मोर, ठीक है। कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जीरो नहीं आता इनमें। अब लेकिन फिर जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, थोड़ा उन्होंने इनके बारे में समझा, चीजें समझी, तो फिर उन्हें एहसास हुआ यार कुछ तो मिसिंग है। अब वो मिसिंग क्या है, दिमाग लगाया, फिर आए अपने वो सर, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, सुना नहीं, आर्यभट्ट साहब। तो आर्यभट्ट साहब को लगा कि यार ये आदमी कर क्या रहे, वो चीज कुछ मिसिंग है जिसके बिना कुछ संभव ही नहीं है, नथिंग पॉसिबल। फिर उन्होंने लाया अपने अपने अपनी गणित में उन्होंने लाया क्या, ये अंडा। क्या लाया, सॉरी अच्छा था नहीं बना अंडा, ठीक है कोई बात नहीं, वो ये लेकर आए जीरो। फिर उसके बाद पता चला कि ये जो नेचुरल नंबर है ये पूर्ण रूप नहीं है, मतलब पूरे नहीं है, पूरी नहीं हुई गिनती। तो फिर उन्होंने इसको नाम दिया होल नंबर, होल नंबर्स, जिनको डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं और 1 2 3 और यहां तक जाते हैं, ठीक है। जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, यहाँ पर नहीं लग पता नहीं, फिर चलो ठीक है छोड़ो, इतना आ गया ना समझ में, नेचुरल नंबर और होल नंबर। यार 5 छोटे से पढ़ते आ रहे हो, अब तो समझ में आ गया आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर इनके बाद सोचा कि यार ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने चीजों को थोड़ा और सिंपल बनाया। फिर आया अपने पास इंटीजर्स। क्या आया, इंटीजर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं जेड से। अब ऐसा बात की आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स कुछ नहीं है, किसी खेत की मूली नहीं है। इंटीजर्स सीधी सी बात है, जितने भी ये नंबर है इनके आगे माइनस लगा दो। इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स कभी पॉइंट डेसिमल नहीं आएगा कभी भी। इंटीजर्स सिर्फ हम जिनको गिनते हैं नॉर्मली, -1 -2 -3 -4 -5 एंड मेनी थिंग। और आगे बढ़ जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, आगे भी है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि इनको बैक में ले जाओ आप, -1 -2 और ऐसे -3 और इधर और ऐसे 0 और आगे जाते जाओ आप, ठीक है। तो इनके अंदर पूरे नंबर दोनों नंबर तो आते ही हैं, होल के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, और इसके अंदर होल नंबर भी आएगा, नेचुरल तो आ ही रहा है, और बाकी आगे जो नेगेटिव है इनका वो भी जुड़ जाता है। ये क्या हो गए,
इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि लिख लो आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। इतना सा याद रख लेना, बाकी तो कोई पूछेगा तो नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अब ये कौन सी खेत की मूवी आ गई, क्या होती है स्पेलिंग? ONAL, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से, Q से करते हैं ना, हाँ Q से, ठीक है। तो फिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि चीजों को जरूरी थोड़ी है कि चीजें हमेशा हमको नॉर्मल फॉर्म में मिले, जैसे 1 2 3 4 -1 -2, कभी कभी चीजें ऐसे भी मिल जाती है जैसे 3/2 2/3 3/2 2/3, बाकी भी एग्जांपल, ठीक है। तो उन्होंने फिर आगे बढ़े हो थोड़ा बहुत, फिर उन्होंने लिखा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होते हैं कि जिनको क्या करें, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस है, और आपको पता है कि जो P और Q होगा वो हमेशा किसका एलिमेंट होगा? किसका एलिमेंट होगा? इंटीजर्स का। किसका? इंटीजर्स का। ये जेड क्या है? इंटीजर्स। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बताता हूं। कंडीशन ये है कि जो Q है, क्या नोट लगा के लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ओके। नोट लगा के लिख लो कि जो Q है, Q वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो सकता? जिसको पता है वो मुस्कुरा रहा होगा, है? और जिसको नहीं पता वो समझ जाओ कि Q = 0 नहीं हो सकता। वैसे तो सबको पता होगा कि नोदे वालों टैलेंटेड हो, पर पता नहीं फिर आगे जाके क्या हो जाता है? ठीक है। नॉट लाइक Q = 0 P/Q की फॉर्म में। अब क्यों? क्योंकि अगर आप ये जैसे मैंने लिखा P/Q की फॉर्म में 2/0, तो 2 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? करो, कितना आएगा? करो, 0 से हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं 2 को? कितनी बार कर सकते हैं? पता ही नहीं भाई साहब, कितनी बार कर सकते हैं? जनाब को कुछ पता ही नहीं, नींद आ रही है हमें तो, कोई मतलब ही नहीं है। हमने पाया कि अगर इस 0 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? इनफाइनाइट। कितनी बार? इनफाइनाइट। मतलब हम गिन नहीं सकते, कितनी भी बार जा सकता है यार, हमने क्या पता कितनी बार जाएगा, हम तो नहीं गिन रहे हैं, और कौन गिनने बैठेगा? इसीलिए क्योंकि जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं आती, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम हो जाता है और इसका कोई मतलब है भी नहीं लाने का। तो ये आप देख लो, ये एग्जांपल दिया था मैंने, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूं वापस, ठीक है। अब हो गया अपने पास रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल भी समझ लो तुम। इरेशनल क्या होता है? अब सॉरी, एक मिनट में आपको कुछ बता देता हूं कि जो रेशनल नंबर है उनमें 2 चीजें होती है, ठीक है। एक रेशनल नंबर, अब कोई तो चीज होगी P और Q, तो P पर कोई इंटीजर है और Q भी कोई इंटीजर है, तो उनमें भाग तो देंगे ना हम। जैसे अपने पास 6/4, अब 6 में हम भाग देंगे, ये एग्जांपल लिख लो, तो कितनी बार जाएगा? डिवाइड करेंगे तब 4 एक बार, कितना बचा? 2, 20 में 4 कितना बार जाएगा? 5 बार। कितना आ गया अपने पास? 1.5, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग, ये क्या है? टर्मिनेटिंग, यानी कि ये एक फिक्स वैल्यू के बाद ये जो वैल्यू, ये जो संख्या है ऊपर वाली जो नंबर है वो पूरी तरह से कट जाता है, और अपने पास यहां पर एक वैल्यू आ जाती है फिक्स, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग क्या होता है जनाब?
देखिए रिपीटिंग क्या होता है कि ये एक फिक्स पीरियड के बाद वापस से रिपीट होना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? वापस से रिपीट होना चालू हो जाता है। जैसे लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं 10 के अंदर अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा अपने पास? 3.333333। अब आप सोच रहे हो यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो रुक ही नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, ये चलता ही रहेगा। तो जो ऐसी संख्या होती है, ऐसे नंबर्स होते हैं पी वाई क्यू, जो ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं। ये फिक्स पीरियड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके लगातार 3 आए, 1 आए, 2 आए, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर पहले आ सकता है 1 2 3, फिर वापस से 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। लेकिन जो पीरियड है, जो उनका ग्रुप है, वो वापस रिपीट होगा। ठीक है, तो ये होता है रिपीटिंग। ओके, क्लियर है ना? तो ये दोनों किस तरह के नंबर है? रेशनल। अब आता है कि इरेशनल क्या होता है भाई? रेशनल तो आ गया, इरेशनल क्या होता है? इरेशनल भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इरेशनल। इरेशनल नंबर, तो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और नहीं रिपीटिंग होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स देख लो। क्या एग्जांपल? जैसे अपने पास इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब इसके एग्जांपल देख लो तुम। √5, √3, √7, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यानी कि अगर तुम इनको खोलोगे तो इनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी। जो भी तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो अजीबोगरीब मिलेगी। कभी भी वापस रिपीट न तो रिपीट होगी, नहीं टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब ये अपना मुद्दा खत्म। ठीक है, ये चीजें इनको आप देख लो अच्छे से एक बार, क्या क्या मैंने लिखा है। ओके ना? ठीक है, इनको देख लेगा, नोट कर लो। ठीक है, तो हमने नंबर्स के बारे में जान लिया सब कुछ। तो जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, रेशनल इरेशनल जितने भी पढ़े हैं, वो सबके सब क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम किसी भी नंबर लाइन पर नोट कर सकते हैं, तो उनको हम आराम से डिनोट कर ही सकते हैं। तो वो अपना सब हो गया, जो बेसिक था हमने वो पढ़ लिया। कौन से इरेशनल होते हैं, कौन से रेशनल होते हैं, और क्या इंटीजर होते हैं, होल, नेचुरल, ये सब अपने को आता ही है। बाकी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और क्या होता है दूसरा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ। इनको थोड़ा सा देख लो आप, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा कि देखने की इधर उधर। एचसीएफ और एलसीएम, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है, यानी कि अगर अपने पास कोई दो नंबर है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 ले लेते हैं, कोई भी 2 नंबर है, तो उनमें दोनों नंबरों को कौन सा सबसे बड़ा, जो उनसे छोटा हो, जो सब उनसे छोटा हो, वो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके। यानी जैसे लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास जैसे 15 है और 25 है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और सबसे बड़ा भी हो, तो कौन होगा? वो 5 होगा। वो भी सीधी सी बात है कि 5 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी नंबर आते हैं, बड़े नंबर आते हैं, तो हमें उनका पता नहीं चलता कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है। कि जैसे अपने पास कोई नंबर है, मैं एक ले लूं 54, ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने 24। अब हम देखेंगे भाई इनका एचसीएफ क्या होगा। तो ऐसा नंबर जिसका भाग इसमें भी जा रहा है, उसमें जा रहा है, अब 2 का भी जा रहा है, लेकिन 2 इनका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 का भी जा सकता है।
4 का भी जा सकता है, 5 का भी 5 का जाएगा, 6 का भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई सब। तो जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को क्या करना, दोनों को, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे किसका, सबसे पहले 2 का, क्या आएगा 14 बचेगा, 14 के अंदर 7 27 3 9 9, ठीक है 27, सॉरी अब 24 लिखते हैं, 24 में किसका जाएगा, 2 का 12, 2 का 6, 3 का 2, सॉरी 2 का लेते हैं पहले, ठीक है 3। तो सीधी सी बात है, जो इनमें एक नंबर है जो इनके अंदर कॉमन आ रहा होगा, जिसका दोनों में वैसे जाना होगा, कौन सा है वो, अच्छा ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, सॉरी फॉर दैट। तो अब इनका हम अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें क्या क्या कॉमन है, चलो एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, बाकी 3 है 2 है 3 है 2 है, कॉमन नहीं। तो जो कॉमन है दोनों में कॉमन है जितनी बार, उनको ले लेते हैं हम। तो एक 2 कॉमन है, उधर भी है इधर भी है, एक एक और इधर भी है 3, 3 इधर भी एक बार, 3 इधर 3 बार है, इधर एक बार है, तो एक बार इधर एक बार इधर, 2 जोड़े बन गया, पेयर बनाने एक तरह से। तो ये अपने पास क्या है 6, तो जो इनका एचसीएफ है वो क्या होगा, 6 होगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 54 में 6 का भी जा रहा है और 24 में भी 6 का जा रहा है, 8 का जा ही नहीं रहा, 12 13 तो जा ही नहीं रहा, ठीक है 12 का जाएगा नहीं, 13 का 14 का, तो ये अपने पास एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो चीजें इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिख रखी है। अब ये चीजें इधर देख लो आप, ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की वो संख्या जिसमें वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर उन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो। जैसे ए और बी, कोई 2 संख्याएं दे रखी है अपने पास ए और बी, तो कोई एक संख्या सी जो ए से भी डिवाइडेबल हो और सी बी से भी डिवाइडेबल हो पूरी तरह से, जहां पर r 0 आए, और ये संख्या है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एलसीएम बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। ये कभी आएगा अगर बीच में तो बता देंगे, बाकी इसको आप छोड़ दो, त्याग दो इस मोह माया को। और ये आगे अपनी एक्सरसाइज 1 का पहला टॉपिक है, वो अपने पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन हम सब जानते हैं कि डिवीजन क्या होता है, सबने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब यूक्लिड सोचो कि यूक्लिड क्या है, अबे यूक्लिड उस बंदे का नाम है जिसने ये एल्गोरिथम बनाई। अब सोचो एल्गोरिथम क्या होती है, फिर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। तो एल्गोरिथम क्या होती है कि एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। चाय बनानी है अपने को, तो चाय बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती है अपने पास कि पहले दूध गर्म करो, फिर उसमें पत्ती डालो, उसके बाद उसके अंदर मालदा डालो, जो कि इलायची और क्या क्या डालते हो, अदरक लौंग, वैसे अपने पास होता था नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सब लेते हैं। उसके बाद डाल दिया, फिर चीनी डालो, फिर जाके चाय बनती, फिर उसको छानो, उसके बाद फिर कप में भरो, फिर पी लो। अभी मैं भी पीने वाला हूँ, मेरे बन के तैयार है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो एल्गोरिथम से बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। जैसे मेरे को आईआईटी में जाना है तो कैसे जाएंगे, आईआईटी में जाना तो कैसे जाएंगे, पहले पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ेंगे, फिर मेंस का देंगे, फिर एडवांस का देंगे, फिर काउंसलिंग करवाएंगे। ये एक प्रोसेस है ना, तो इसी के जरिए हमको उस जो एम है अपना वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एल्गोरिथम उसे कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम को हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहले जो नॉर्मल चीज है उसको हम समझा देता हूँ कि किसी भी जो हमने अब तक पढ़ा है उसको मैं समझ देता हूँ। साथ में हमने 2 का भाग दिया, तो क्या अपने पास ये सब आ गया, साथ में 2 3 ये आ गया। तो जिसका भाग देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भाजक और इंग्लिश में डिवाइजर।
ठीक है, हिंदी में भाजक और इंग्लिश में डिवाइडर। अब 7 में 2 का भाग दिया तो अपने पास क्या बचा, 3 बार गया और 1 बच गया। तो 3 बार जो 3 बार गया ना उसको हम बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड, मतलब ये सॉरी इसको बोलते हैं कोसेंट। 3 को बोलते हैं कोसेंट यानी कि भागफल, यानी कि हमने हमें भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ, फल लड्डू बूंदी का लड्डू, उसे बोलते हैं भागफल कोसेंट। और जो अंदर वाला होता है जो बेचारा पिस रहा है अंदर, जिसको हम काट रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य। और जो बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं हम शेषफल। तो ये चीजें हमको तो याद रखना है इनको। ऐसे बोलना कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइडर, क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभार देते हैं ना तो पता नहीं चलता कि अरे यार कंफ्यूज होता है कि डिवाइडर है या डिविडेंड। हो जाता है भाई, हो जाता है, भरोसा रखो मुझ पर, हो जाता है। तो इनको हम जो कैसे दिखाते हैं, सिंपलाइज कैसे करते हैं कि जो डिविडेंड होता है उसको ऐसे ये ऐसे नोटिफाई करते हैं। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है यहाँ पर अपने पास डिवाइडर है, क्यू क्या है कोसेंट है, आर क्या है रिमाइंडर है। तो हम अगर करके देखिए कि वास्तव में ये जो हमने जो एक तरह से जो इक्वेशन लिखी है ये सेटिस्फाई करती है वास्तव में। ये किसने दिए, इन्होंने दिए, जिन्होंने भी, ठीक है, यूनिट्स ने दिए, तो ये लिखते हैं हम, ठीक है। अब a इक्वल्स टू क्या है 7, b लिख देते हैं हम यहाँ पर, b क्या है, अब यहाँ पर a इक्वल्स टू 7 है, b क्या है अपने पास 2, कोसेंट क्या आएगा 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1, इसको करो 6 प्लस 1 7, भी लो सही है। तो ये चीज याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, हर जगह काम आएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमने एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लिया कि नॉर्मल एचसीएफ कैसे निकालते थे पहले, लेकिन वो कभी लंबा भी पड़ जाता था, दोनों का अलग निकालना पड़ता था। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, यूक्लिड द्वारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं, यानी कि ईडीए, शॉर्टकट ईडीए, बार-बार ये नहीं बोलूंगा मैं, ईडीए बोलूंगा। तो ईडीएन मेथड से हम इसको निकालते हैं एचसीएफ को। नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, जैसे 135 का फैक्टर किया 225 का फैक्टर किया, फिर कॉमन का ग्रुप बनाया, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, तब जाके अपना एचसीएफ आएगा। अब देखिए ईडीए की जो मेथड है उसको कैसे करेंगे हम, तो इसको करने के लिए जो बड़ा है बड़ा, उसको आप अंदर दबा दो, वो क्या है अपना डिविडेंड, वो क्या है अपना ए। अब इसमें जो 135 है छोटा वाला, वो अपना क्या है डिवाइजर, वो है अपना b। अब इसका इसके अंदर डिवाइड करने से कितना आएगा, एक बार गया, ऑब्वियसली एक बार जाएगा, फिर 135 into 2 कितना आता है 270 होता है, और 270 तो इसमें जाएगा ना, तो 135 सॉरी 135 क्या बच जाएगा 0, 22 में से 90 बच गए। अब भाई 135 ने 135 को हमने सुपारी दी थी, आप ऐसे समझो 135 को हमने सुपारी दी थी कि 225 के जितने भी जो भी है घर बाहर सब है उनको ठोक के आओ, खत्म करना है सबको, फिनिश। तो इसने किया। अब भाई 135 दिन करने की कोशिश तो की, लेकिन वो एक बार किया और बच गया 90 वाला बंदा बच गया। अब फिर हमने कहा कि 135 तूने खत्म नहीं किया अच्छे से, मेरा काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो 135 को हमने फिर 90 को वापस दबाया कि 90 तेरा जो बड़ा भाई है ना 225, उसको 135 ने मारने की कोशिश की, तो 135 को ये मारेगा आप, तो 135 को मैं यहाँ लिख दूं 135। अब 135 को 190 जो नंबर है 90 है, 135 को क्या ठोकेगा, तो कितनी बार ठोक सकता है ये, एक बार। इससे भी काम नहीं, ये भी बढ़ेगा बेचारा 5 4। अब 45 को फिर हमने वही कहा कि 45 90 ने 135 के साथ बहुत गलत किया। अब 45 को गया गुस्सा और 90 को ले लिया चपेट में। 45 कितनी बार गया, 2 बार, क्या गया अपने पास 0, यानी कि r इक्वल्स टू 0। तो कहने की बात ये है कि जब तक r इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाए तब तक ये सर्कल अपने को चलाता रहना है, एक दूसरे को सुपारी देते रहनी है, ठीक है।
कभी कभी हो जाता है एक ही स्टेप में पूरा जाए, कभी 2 हो जाए, कभी 3, कभी 4, कुछ भी लग सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। आप इसको एक बार और बैक लेकर देख सकते हो, यूट्यूब है अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्लास तोड़ना है, गूगल मीट तोड़ना है, यूट्यूब का फायदा, अभी भी देखो मस्त हो। ओके हाँ ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जो बाकी ऑप्शन है उनको मैं नहीं करवा रहा, उनको आपको खुद करने हैं। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो आपको खुद करने हैं। खत्म करते हैं पहला क्वेश्चन, आप उसको देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम है, उसके थ्रू जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उससे मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया कि जब तक उसको काटते रहो उल्टा सीधा, जब तक अपने को रिमाइंडर में 0 नहीं मिल जाए। तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया था कि अपने पास जो एक तरीका था करने का वो क्या था कि जो a = bq + r, यहां पर a क्या है? डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोशेंट एंड प्लस r क्या था? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपने एक बात और सीखी थी, मैं शायद बताना भूल गया आप लोगों को, कि जो r होता है r हमेशा जो अपना डिवाइडर होता है b उससे छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। और किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन से इसको मैच करें, देखें, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा कि जो a है, a इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, मतलब उसको एक बार इधर लिख देता हूं मैं, 6q + r। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6b क्या है अपने पास? 6q + r। अब यहां पर एक बार आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा अपने खोपड़े को घुमाइए कि जो r है वो क्या क्या आ सकता है। मैंने क्या बताया कि r हमेशा b डिवाइडर से छोटा होगा, तो यहां पर b डिवाइडर क्या है? एक मिनट, डिवाइडर अपने पास क्या है? डिवाइडर क्या है? ये है डिवाइडर 6 है यहां पर, सोचिए डिवाइडर 6 है। तो अपने पास जो r है वो क्या क्या आ सकता है? 6 नहीं आएगा, 6 से छोटा आएगा, 5 4 3 2 1 0। ये डिवाइडर अपने पास, ये सॉरी रिमाइंडर अपने पास आ सकता है। तो अब आप सोचिए कि अपने को क्या देना है कि ओड इंटीजर, इनको हमें ओड इंटीजर शो करना है, वेरीफाई करना है। तो हम कैसे भी इनको वेरीफाई प्रूव कर सकते हैं कि ये ओड है या नहीं। तो अगर हम इनमें से जो आते हैं, ठीक है, कुछ को अगर हम इवन कर दे तो बाकी बचे हुए ओड होंगे, अगर हम उनको ओड कर दे तो बाकी बचे हुए इवन होंगे। कैसे भी कर सकते हैं, तरीका है अपना अपना। तो ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर a = 6q + r रिमाइंडर 0। ठीक है, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 × 3q + 0। अब आप सोचिए कि अगर कोई भी ये इंटीजर ही आएगा, सीधी सी बात है, क्यों क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आएगा, इंटीजर कुछ भी मान लो। मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको कह दूं कि ये पूरा इंटीजर m है, क्या है? m। तो 2m, अगर किसी भी इंटीजर को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो ओड हो, इंटीजर ओड हो या इवन, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा ना। चलिए सोचिए, तो ये क्या अपने पास ये कौन सी क्या आ गई? इवन आई है। अब देख लो यार, आप देख लो ना, m क्या हो सकता है? 7 लो तुम, 7 × 2 14, 6 ले लो, 6 × 2 12, 13 ले लो, 13 × 2 26। क्या है? सबके सब इवन आ रहे हैं ना, यानी कि यहां पर एक बात सीधी प्रूव हो गई कि ये जब अगर हम किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर को, तो वो इवन आएगा। तो पहला अपने पास क्या आ गया? इवन आ गया। अब आप सेकंड को देखिए, a = 6q + 1।
ठीक है 1, और थर्ड क्या था अपने पास 6q प्लस 2, फोर्थ क्या था 6q प्लस 3, यार जगह कहाँ है, ठीक है, और फिफ्थ क्या था 6q प्लस 4, और एक जो बच रहा है वो क्या है, ये मैं यहाँ पर बताता हूँ, और लास्ट क्या था 6q प्लस 5 a इक्वल्स टू, ये 5 वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आप इसको देख लो 6q प्लस 2 को, इसको छोड़ रहा हूं मैं भी, आपको पता चल जाएगा क्यों छोड़ रहा हूं। तो इसको मैं अगर इसमें मैं कॉमन लूं 2 को तो क्या बचेगा आंसर 3q प्लस 1। अब मैं इसको m कह सकता हूं या नहीं, आप बताओ मुझे। अब एक बात बताओ q क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 0 -1 -2 कुछ भी। तो अंदर वाला जो आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना इंटीजर। मैं एक यहाँ पर q को कुछ भी मान सकता हूं मैं, n इंटीजर z कोसेंट कुछ हो सकता है z, ठीक है। तो जो अंदर की संख्या आएगी वो एक इंटीजर आएगा। तो इस इंटीजर को हमने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया था m। तो ये भी क्या हो गया अपने पास 2m। अब मैंने आपको पहले बताया कि 2m कोई भी इंटीजर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा e1, ये भी आ गया जनाब e1। अब क्या, चलो ठीक है, 2 से क्या e1 आपने प्रूव कर दी। अब तीसरी ले लो आप, इसमें भी मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अपने पास 3q प्लस 2। सेम फंडा अगेन, क्या m मान लूं, ओके, ये हो गया 2m, क्या a1। अब भाई अपने पास बात आती है ये क्या है, तुमने सबको बता दिया कि ये है, ठीक है, इसको हमने m मान लिया था, इसको भी m मान लिया हमने। अब हमारे पास फंडा आ गया अपने कि भाई इनको करके बताओ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, भाई इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप बताओ मुझे, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो अब आप सोचो कि अगर किसी भी इंटीजर को हम लिखेंगे, ये इंटीजर 2 ही तरह के होंगे, ओड होगा या इवन होगा। अब अपने पास जो बाकी जितने भी आए वो सब क्या थे, इवन थे, तो बचे हुए रेस्ट क्या होंगे, ओड में थे। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम, दूसरे को गलत सही करके पहले गलत साबित करके पहले वाले को सही साबित कर दो। या तो तुम मान लीजिए तो कोई 2 चीजें हैं, तो या तो पहले वाले को ही तुम सही साबित कर दो 2 में से, या फिर ऐसा करो कि सेकंड वाले को गलत साबित कर दो तो पहले वाला अपने आप सही साबित हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर यही किया, सबको सही कर दिया, तो ये क्या कर दिया, यस, इनको गलत कर दिया, इवन बता दिया, यहाँ पर और निकाला था, तो बाकी क्या बच गया, और बच गया, इवन सबको बता दिया बाकी को। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर खुद से करना चाहो तो क्या तरीका है, बाकी अगर इसकी जो लिखने की जो वो लंबी चौड़ी जो कथा है उसको आप एग्जाम्पल में देख लेना कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ये आप देख लेना, देख लो, कोई दिक्कत हो तो देख लेना एक बार दोबारा। और हाँ याद रखना कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, ये बात है, ठीक है ना। तो अब ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns each will they can march? Maximum, थोड़ा सोचो, मैक्सिमम को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाईएस्ट कह सकते हैं ना। तो दिमाग लगाओ, हाईएस्ट कहाँ है अपने पास, HCF। तो मतलब कि कहना ही चाह रहा है कि 32 मेंबर्स का एक बैंड है, उसके पीछे जो 616 जो फौजी है, अपने फौजी जवान
वो मार्च कर रहे हैं, तो भाई उनके जो कॉलम है, वो जो पंक्तियां बनेगी, कॉलम रो जो भी, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितने पंक्तियों में अरेंज हो सकते हैं एक उनके पीछे, ठीक है। तो करना क्या है, अपने पास दोनों का एचसीएफ निकालना है, 32 और 616 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये कर लोगे आप, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तो क्या मतलब है पढ़ाने के। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पर इन्होंने इंटीजर खुद से दे दिया m, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने m खुद से माना था इंटीजर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने खुद से दे दिया, ठीक है। अब दिखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, लेमा मतलब यानी कि पहले से जो दे रखा है ना, मान लो उसको चुपचाप, ठीक है, जो दे रखा है उसको मान लो। गांधी जी राष्ट्रपिता है तो है तो है। सूरज पूर्व से उगता है, ईस्ट से, ईस्ट कहते हैं ना, ईस्ट से उगता है तो उगता है, कौन मना कर रहा है, कोई रोकेगा क्या, रोक सकता है तो नहीं है ना, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। तो यूक्लिड्स की डिवीजन जो लेमा थी वो क्या थी, a = bq + r, ठीक है, कर दूं। अब क्वेश्चन अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 3m और 3m + 1 की फॉर्म में ही होगा, जहां पर कोई इंटीजर को हम m मान सकते हैं, किसी इंटीजर को m मान सकते हैं। तो अगर मैं उसको 3m + 3m एंड 3m + 1 को देखूं अच्छे से, तो क्या देखने को मिल रहा है, इसके साथ देखो, b क्या है यहां पर 3 और q क्या है m, ठीक है, प्लस r यहां पर 1 है, इधर 0 है, 0 मान सकते हैं ना, ठीक। तो क्या करना है अपने को, डायरेक्ट अपने को अच्छे से सीखना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अरे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं आए चला जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो 3m एंड 3m + 1, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर लिखता हूं मैं, मान लीजिए a है तो a = 3m। अब आप एक बात सोचो कि जो यहाँ पर r है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर डिवाइडर क्या है 3, और मैंने क्या कहा था कि जो r है वो किससे छोटा होगा, 20 से, और बड़ा और इक्वल टू किसके हो सकता है, 0 से। तो यहाँ पर r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 क्या है अपने पास, डिवाइडर से छोटा होना चाहिए। तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 3m + 0 a = 3m + 1 और एक 3m + 2। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है यार, डायरेक्ट उसने कहा है कि स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर कर दो, ठीक है, कर देता हूं मैं। पहले वाले में किया, इसको स्क्वायर 3 3 9 m स्क्वायर कर दिया ना, 3 को कॉमन ले लो, मैं इसको कैसे ले सकता हूं मैं, 3 × 3m स्क्वायर, ये क्या है, इंटीजर आएगा ना, कुछ भी रख दो m में, क्या आएगा, ये इंटीजर आएगा, और m क्या था यहाँ पर, कोसेंट, और कोसेंट क्या होता है, इंटीजर, तो ये इंटीजर आएगा ना। तो इसको अगर मैं पूरे को करूँ सोल्व, तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा अपने को, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव वाला मिलेगा, ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वह है सम इंटीजर m, तो इस पूरे को उसने क्या कहा कि m मान लो तुम, हमने मान लिया 3m। लो जी भाई, पहली चीज तो आई गई, क्या कहा था उसने कि स्क्वायर करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 3m या 3m + 1, तो 3m की फॉर्म में तो हमने ला दिया, पहली चीज आपकी हो गई। इतना ही करना है पेपर में, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहला अपना हो गया। अब दूसरे पर आ जाते हैं हम, सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में किया हमने, चलो कलर चेंज करता हूं मैं, सेकंड वाले पर गए हम क्या 3m + 1, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं दोनों, इसमें भी क्या करूं मैं, स्क्वायर कर दूं सेटिस्फाई कर देता हूं। कितना हो गया भाई, करने में मुझे आएगी 9m² प्लस
3 दूना 6, 6m प्लस 1 का करेंगे 1। ओ अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। अब करना क्या है, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। अपने को अच्छा सा इस टाइप का कुछ बनाना है, अपने को इस टाइप का कुछ बनाना है जो अच्छा लगे देखने में, मस्त लगना चाहिए, मस्त। मैं तो नहीं लग रहा मगर दूसरा मस्त लगना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। क्या कॉमन ले लूं भाई साहब, 3 कॉमन ले लिया जनाब। जनाब आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अपने पास, 3 कॉमन लेते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब उन्होंने क्या कहा, ये क्या आएगा, सोचो सोचो। ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा मेरे भाई, इंटीजर रहेगा। ये क्या रहेगा, ये हमेशा जेड ही रहेगा, ये इंटीजर ही आएगा क्योंकि ये तो हमेशा आना ही है। और 2m भी क्यू है तो क्यू तो हमेशा इंटीजर आता है, ये भी इंटीजर तो इंटीजर। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम वह सब इंटीजर m, तो इसको m मान सकते हैं हम। तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1। ओहो हो, ये क्या हो गया, ये तो वही आ गया जो उसने कहा था कि 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा स्क्वायर। मिल गया। चलो ठीक है, खुश। तीसरा देख लेते हैं, देख लेते हैं। आजा भाई तू भी आजा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, कर रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, इसको भी कर देते हैं। तो वही 9m स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 दूनी 12m। ये आएगा ना, अरे गलती जाए ना तो लिख देना कमेंट में, हाँ बस गाली मत लिखना। जूते दूंगा, जूते हाँ ठीक है। 12m प्लस 2 का गया तो 4, 2 का किया तो 4। अब कॉमन लेना है अपने को, लेकिन कॉमन लेने के बाद अपने पास किस तरीके का बनना चाहिए, जो बनाना था वो 3m प्लस 1। भाई ये तो बनना नहीं है क्योंकि 4 कॉमन आया नहीं रहा इधर, ठीक है। तो पूरा बना ही नहीं सकते इसमें, तो अपने को बनाना किस टाइप का है, इस टाइप का बना सकते हैं। तो अब सोचो यहाँ पर मैं कैसे बनाऊं इसको, यहाँ पर एक कैसे बाहर छोड़ू, मैं कैसे छोड़ू। तो मैंने क्या किया, इसको जो 4 था 9m स्क्वायर प्लस 12m, 4 को क्या लिख दूंगा मैं 3 प्लस 1। अरे भाई मैं 3 प्लस 1 लिख दिया मैंने। तू 4 रोटी खाएगा तो पहले 3 लिया ना मैं इसमें से काउंटर से, फिर एक बाद में लिया ना, बात तो बराबर ही ना। हाँ बाहर वाली ठंडी मिलेगी पर कोई नहीं, जो सब छोड़ जाते ना अपने काउंटर पर, वही रहती है लास्ट वाली। पर क्या फर्क पड़ता है, देख लो इधर, ठीक है। इसमें से तो कॉमन आएगा ना कुछ, 3 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, आरो नहीं आरो। 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। सोचो ये वापस क्या बन गया, इंटीजर को क्या मानना है, m मानना है, m मानना है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं 3m, वापस इसको m मान लिया प्लस 1। ये लो भाई सत्यानाश कर दिया हमने, हुआ ना, ठीक है हो गया। अब कुछ नहीं है, इसको देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो DM में मुझे मैसेज कर देना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो सब सीधा ही है यार, 10th की मैथ में है क्या, मैं इसके नाम टंडी रहो तुम सब, टंडी रहे, ठीक है ना। ठीक है तो बाकी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके समझ में आएगा तुम्हारे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हो क्यूब, इसमें क्यूब दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा है वैसे की वैसे ऐसे लिखना। 9m दे रखा है, यानी कि बहुत सारी संख्या आएगी, 9 से छोटी 8 7 6 5, आर क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। और इसमें क्यूब दे रखा है, तो क्यूब करना है। आपने इसमें क्या किया, स्क्वायर किया, इसमें क्यूब दे रखा है, क्यूब कर देना। बाकी सोल्व करना है सेम टू सेम, कुछ आप भी करो तुम भी करो, मुझे इतना बड़ा देंगे नहीं पेपर में, फिर भी लेकिन कर लेना इसको, और दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। ओके तो ये अपनी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब दूसरी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का काम खत्म करते हैं। जय हिंद।